नमस्कार साथियों, बुकिनार फॉर होलिस्टिक हेल्थ में मैं डॉक्टर राहुल बंसल आपका स्वागत करता हूं। आज का बुकिनार उस विषय पर केंद्रित है जिस विषय पर पूरे संसार की इस समय दृष्टि है। क्या डॉक्टर, क्या आम आदमी, क्या कोई और प्रोफेशनल, सब एक ही विषय पर सोचते रहते हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी यानी कि हमारी बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके ऊपर केंद्रित करते हुए मैं विभिन्न पुस्तकों को और रिसर्च पेपर्स के आधार पर आपको ये बताने की चेष्टा करूंगा कि हम जितना हेल्पलेस अपने को लाचार महसूस करते हैं आजकल, हम उतने लाचार और हेल्पलेस नहीं हैं। हम अपनी मदद कर सकते हैं यदि हम कुछ बातों का पालन करें। जो भी आजकल हम अलग अलग नेट पर जाएं, अखबार में देखें, विभिन्न बड़ी बड़ी विश्वव्यापी संस्थाओं की साइट्स पर जाएं, तो कोरोना या इस तरह की इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए ज्यादातर जो उपाय बताए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है वायरस हमसे संपर्क में कैसे ना आए, हम वायरस के संपर्क में आने से कैसे बचें। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आदि बहुत उत्तम चीजें हैं और जरूर करनी चाहिए। मगर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डीन ऑर्निश, मैं कहूंगा प्रिवेंटिव मेडिसिन में जितना योगदान हाल फिलहाल में इन्होंने दिया है, मेरी नॉलेज में बहुत कम डॉक्टर्स होंगे ऐसे जिन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन को, लाइफस्टाइल मेडिसिन को इतना जबरदस्त इन्होंने योगदान दिया है। साथ ही वही डॉक्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक की बीमारी को रिवर्स करके दिखाया था लाइफस्टाइल चेंजेस से। और वो लाइफस्टाइल चेंजेस योग पर आधारित थे। ये अब ये कह रहे हैं, उस समय उन्होंने नहीं कहा था। तो और उसी की इन्हीं की स्टडी को रेप्लिकेट किया डॉक्टर एस.सी. मनचंदा ने, जो एम्स के कार्डियोलॉजी के हेड थे और अब गंगाराम में सीनियर कंसल्टेंट है। उन्होंने और भी बड़े सैंपल पर यौगिक लाइफस्टाइल से हार्ट डिजीज को रिवर्स करके दिखाया। तो ये है डीन ऑर्निश, और आज ये अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन चला रहे हैं। हालांकि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट है। रिवर्सिंग हार्ट डिजीज इनकी पुस्तक है विश्व प्रसिद्ध, और ऑर्निश डाइट के नाम से इनकी डाइट विश्व में मशहूर है। वो विश्व विख्यात डॉक्टर क्या कहते हैं इस आर्टिकल में, एक आर्टिकल है इनका, इंटरनेट से मैंने देखा था, ornish.com पर मिला मुझे, ये अभी का हाल फिलहाल का है। ये कहते हैं ये भी वही बात कह रहे हैं कि avoiding sick, most of the focus has been on preventing the exposure to the virus, which of course is very important, बता रहे हैं, but very little has been written about the other half of the equation, how to enhance your immune system so that if you are exposed you can reduce the chance of getting sick or at least mitigate the intensity of the disease and reduce the death rate. बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कह रहे हैं वो वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है और करना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग आदि, मगर जो दूसरा पार्ट है कि ये करते हुए भी अगर वायरस का एक्सपोजर हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी कैसे सुदृढ़ बने कि हम उस वायरस को या तो उसका असर को कम कर दें या बिल्कुल खत्म कर दें। तो इम्यूनिटी के साथियों दो पार्ट है। एक इम्यूनिटी तो है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी, जो हर एक की अलग अलग होती है,
और इसका प्रमाण यही है कि हम क्यों कहते हैं कि 60 साल के ऊपर कि इम्यून कम होता है इसलिए ज़्यादा खतरा है, या जिनको और बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है या कुछ और है, या एंटी कैंसर ड्रग्स पे हैं, स्टेरॉइड्स पे हैं, हम कहते हैं उन्हें ज़्यादा संभावना। इसका मतलब इम्यूनिटी का रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इम्यूनिटी का रोल है तो ये भी तो बताया जाना चाहिए कि इम्यूनिटी को बढ़ाएं कैसे। और आज का ये सारा डिस्कशन इसी पर फोकस्ड है। इन्होंने भी कुछ बिंदु दिए हैं जो लगभग वही हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डीन ऑर्निश साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई दूसरे हाफ पे भी तो चर्चा करो। तो इम्यूनिटी में बता रहा था, एक तो नेचुरल इम्यूनिटी है, हमारी स्किन है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन में IgA नाम का इम्यूनोग्लोबुलिन है, और भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं जो फौज की तरह हैं, आर्मी की तरह हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं। उनमें भी न्यूट्रोफिल्स हैं, और एक बड़े विशेष सेल है उसमें NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स, जो कोई भी कैंसर सेल हो या कोई भी वायरस हो, कोई बैक्टीरिया, उसको खत्म कर देते हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमारी जनरल है सभी तरह के कीटाणु, विषाणु और विजातीय पदार्थ के लिए। एक इम्यूनिटी है जो स्पेसिफिक है, जो जब भी डेवलप होती है जब हम उस वायरस का, बैक्टीरिया का या उस पैथोजन का सामना कर चुके हों। तो वो स्पेसिफिक होती है और तुरंत शरीर की कोशिकाएं उसको पहचान कर उसको एकदम स्पेसिफिक उस पर अटैक करती है। वो या तो वायरस का या बैक्टीरिया का शरीर में इन्फेक्शन होने के बाद आती है, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन जिनमें हो चुका ये वायरस उनमें दिख रही है, या आती है वो वैक्सीन से। वैक्सीन जो कि जिस पे काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं जल्दी आएगी। तो ये दोनों जब तक नहीं होती हैं तब तक हमारे पास एक हथियार है जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, और वो है हमारी नेचुरल इनेट इम्यूनिटी। और इसके ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मैं, आपको मालूम है, मैं प्रोफेसर हूं प्रिवेंटिव मेडिसिन का। 30 सालों से प्रिवेंटिव मेडिसिन ही मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरा अपना भी अनुभव है। मगर मुख्यतः मैं आपको प्रमाण के आधार पर कहूंगा कि क्या करें हम इसके लिए, हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ये तो सब कह रहे हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज में होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में होता है, बट ये बहुत कम लोग बता पा रहे हैं कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस से कैसे बाहर आए, कैसे हम अपने को नेचुरल एक साधारण इम्यूनिटी या हाई इम्यूनिटी में ले जाएं। तो इसके लिए जो मैंने अध्ययन किया उसमें लगभग मोटे तौर पर 4 पॉइंट्स निकल के आए हैं। पहला है आहार, यानी हमारा भोजन, क्वालिटी ऑफ फूड बहुत बड़ा एक कारक निकल के आ रहा है इम्यूनिटी में, जनरल इम्यूनिटी में, इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाने में, सस्टेन करने में। दूसरा कारक आ रहा है स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, नींद कितनी ले रहे हैं और कैसी ले रहे हैं और कब ले रहे हैं। तीसरा जो कारक निकल के आ रहा है वो है बड़ा इंटरेस्टिंग, एक्सरसाइज, हम कितना फिजिकली एक्टिव हैं, कितने टाइम हैं और कितने रेगुलरली हैं, इसका भी रोल आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग रोल चौथे का है, वो है हमारी सोच, हम कितने डरे हुए हैं, हम कितने घबराए हुए हैं, हम कितने कांप रहे हैं अंदर से, या हम कितने उत्साह से भरे हुए हैं, हम कितने पॉजिटिव हैं, हम कितने होपफुल हैं, हमें कितना विश्वास है अपने ऊपर, अपने रिसोर्सेज पर और डिवाइन रिसोर्सेज पर, हम कह सकते हैं जो भी कारण, जो भी उसका विश्वास का आधार हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चौथा है बिंदु, सभी इंपॉर्टेंट है चारों ही। तो एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भोजन को, आहार को। तो डीन ऑर्निश साहब भी अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे जो इन्होंने लिखा है अपने इसमें, डीन ऑर्निश साहब ने, वो कहते हैं numerous studies have clearly shown that a healthful whole food plant based diet enhances your immune function। ये कोई साधारण डॉक्टर नहीं कह रहा है, डीन ऑर्निश कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टडीज ये सिद्ध करती हैं
कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, ये शब्द आप बार बार मेरे बुकिनार में सुनते होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली बात नहीं है, ये है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। आप चिप्स खा रहे हैं, वो भी वेजिटेरियन है कहने को, बट होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट नहीं है। आप समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, या और कोई तली भुनी चीज खा रहे हैं, वो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट नहीं है, उसका लाभ नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट मीन्स फल, सब्जियां भी कम से कम पकी हुई या सलाद के रूप में, या थोड़ी पकी हुई, फ्रूट्स नेचुरल फॉर्म में, उनका इसेंस नहीं, जूस वगैरह आदि नहीं बाजार में जो मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, साबुत अनाज, दलिया हो या चोकर वाली रोटी हो, होल व्हीट ब्राउन राइस हो, ये चीजें, दही है, प्योर दूध की दही, मट्ठा आदि, ये चीजें हैं होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। इसी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, ये सब ड्राई फ्रूट्स, ये होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट है। इसका मैं वैज्ञानिक आपको समझा देता हूं, बहुत सरल है। जैसे सभी सेल्स को, सभी कोशिकाओं को विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, सभी कुछ चाहिए, सारी चीजें सबको चाहिए, सारे सेल्स को, हेल्दी फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब जो है इम्यून सेल्स को भी तो चाहिए, इम्यून सेल्स भी तो उन्हीं से खाना पानी ले रही है, जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं हमारे, बल्कि उन्हें तो और भी ज्यादा काम करना पड़ता है इन दिनों में। तो इसलिए होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट जब आप लेंगे, जो मैंने चीजें गिनाई, आपको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, आपको जो है सारे क्या कहना चाहिए प्रोटीन आदि सब मिल जाएंगे। जैसे विटामिन ए की बात आती है कि विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी के लिए, तो विटामिन ए हरी सब्जियों में है, पपीता आजकल बड़ा अच्छा आ रहा है, आम आना शुरू हो गया है, इन सब में है विटामिन ए। विटामिन सी तो सारे नींबू से लेकर और आपका सारा जितना है, ऑरेंज है, ये आपका मौसमी है, इन सब में है विटामिन सी। आंवले में भरा पड़ा है, अमरूद वगैरह में है, तो विटामिन सी के बहुत सोर्सेज हैं। जिंक की बात आती है तो जिंक जो है वो भी महत्वपूर्ण माना गया है, उसके सोर्सेज जो है वो थोड़ा लिमिटेड हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जिंक के लिए हम कोई मल्टी टैबलेट्स आती हैं मिनरल की, उसमें जिसमें जिंक है सही मात्रा में, वो ले सकते हैं। जिंक का भी महत्वपूर्ण रोल है, तो जिंक हो गया। तो इस तरह से सारी जितनी ये चीजें हैं आपको होल फूड प्लांट डाइट में मिल जाएंगी, तो आपकी इम्यूनिटी, आपके इम्यून सेल्स को खुराक मिलेगी, विटामिन से ठीक रहेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे मसाले हैं, कुछ हमारे जो आयुर्वेद के उस समय से हजारों साल से उनका गुणगान होता आया है, उनकी महिमा आयुर्वेद में गाई गई है, और आज जब हम इंटरनेट सर्च करते हैं, रिसर्च को ढूंढते हैं, तो मेरी सर्च में, मेरी खोज में ये 6 मसाले निकल के आए टॉप पे। मैं कहूंगा इनको टॉप 6 कहूंगा, टॉप 6। ये मसाले मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से तो है ही, मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी हैं। इस वाले वायरस के अगेंस्ट तो टेस्ट नहीं हुई जो अभी चल रहा है, बट बाकी वायरसेस के अगेंस्ट हैं, तो संभावना है। तो ये 6 आपको बताता हूं। दालचीनी, यानी आपका जिसको सिनामोन कहते हैं, हल्दी, टर्मेरिक, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, तुलसी ही है, अदरक यानी जिंजर, और लहसुन यानी गार्लिक। तो ये 6 मैं इनको टॉप 6 कहता हूं। इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी हैं, और इनमें ज्यादातर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो और ये वाकई में आश्चर्य की बात है कि हजारों वर्षों पहले भारतीयों के पूर्वजों को, ऋषियों को
कैसे पता चला इनके बारे में, इनके विलक्षण गुणों के बारे में जिनको आज हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, संक्षेप में बता रहा हूं। तो आहार में एक बिंदु तो ये हो गया कि साहब होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट लें, जिससे सारे विटामिन मिनरल्स, सारे और खाद्य पदार्थ, सारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते रहें। और प्रोसेस फूड से बचें, बाजार के फूड से बचें, मजबूरी में बच ही रहे हैं इस समय। एक और बात है, वो ये कि एक चीज होती है हमारे पेट में बहुत सारे जीवाणु हैं। पेट में क्या कहूं, आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, आंतों में करोड़ों ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोबायोम। तो ये पुस्तक में दिखा रहा था, गट द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन, ग्यूलिया एंडर्स की किताब है ये। इसमें बहुत डिटेल में दिया है कि किस तरह से हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, आंतों में जो करोड़ों बैक्टीरिया हैं वो हमारे हमसफर हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का पार्ट हैं, और वो हमारी इम्यूनिटी का मजबूत से मजबूत आधार हैं। तो जब वो, इसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा, इसके अलग अलग नाम है। ये माइक्रोबायोम जब बैलेंस में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी भूख अच्छी होती है, वगैरह वगैरह। और जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो हमारी हेल्थ गिर जाती है, हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है। माइक्रोबायोम पर इस समय दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। दुख की बात यह है मित्रों, हम मानवों ने अपनी कहना चाहिए अपने मूर्खता से या अपने गलत खानपीन से अपने माइक्रोबायोम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, खासकर पिछले 20-30 सालों में। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है मार्टिन ब्लेजर की ये पुस्तक मिसिंग माइक्रोब्स, हाउ द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज फुएलिंग आवर मॉडर्न प्लेग्स। मार्टिन ब्लेजर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अमेरिका के टॉप मोस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड के भी और अमेरिका के भी। मार्टिन ब्लेजर आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर। ये इस पुस्तक में लिख रहे हैं कि किस प्रकार एंटीबायोटिक का अंधाधुंध दुष्प्रयोग करके, दुरुपयोग करके मानव जाति ने अपने माइक्रोबायोम को हर्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है, जिससे उनकी इम्यूनिटी गिरी है। और बहुत सारी बीमारियों का रिलेशन आया इससे अस्थमा का भी रिलेशन है, माइक्रोबायोम गड़बड़ होने से डायबिटीज का रिलेशन है, मोटापे का रिलेशन है, और पता नहीं किस किस का निकल के आ रहा है। तो ये माइक्रोबायोम स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक बात और कह रहे हैं इसमें, इस पुस्तक में ये कह रहे हैं कि जहां जहां एनिमल फार्म्स हैं, अमेरिका में, यूरोप आदि कंट्रीज में बड़े बड़े एनिमल फार्म्स हैं, जहां एक बड़े से एरिया में हजारों जानवर, कैटल्स, स्वाइन्स वगैरह, बर्ड्स, और ये आपके क्या कहना चाहिए, मुर्गियां रखी जाती हैं कन्फाइनमेंट में, छोटे छोटे जगहों पे, और उन्हें मोटा करने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक दिया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, एंटीबायोटिक लो डोज में देके उनके माइक्रोबायोम को चेंज करके उनके मोटापा बढ़ाया जाता है, ताकि वो फूल जाएं और उनका मांस बढ़े। वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, बट ऐसा करके वो लोग मानव जाति के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। वो एंटीबायोटिक्स फिर उस फूड के द्वारा, मीट के द्वारा लोगों के पेटों में जा रहा है, लोगों के सिस्टम में जा रहा है, माइक्रोबायोम को नष्ट हो रहा है। दूसरा तो है ही मेडिकल प्रैक्टिस में ओवर यूज होता है। कई बार पेशेंट खुद डिमांड करते हैं, कई बार डॉक्टर लिख देते हैं, वायरल इन्फेक्शंस में लिख देते हैं। यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जितना मेरे को ज्ञान है, आजकल के दिनों में, इन दिनों में, बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी डॉक्टर के कहने के, यदि आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपका माइक्रोबायोम पार्टली डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा पार्टली, और आप ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे ये इन्फेक्शन के लिए। इसलिए
बिल्कुल भी एंटीबायोटिक का प्रयोग मत करिए जब तक उसका विशेष कारण ना हो। तो ये तो एक बात हो गई माइक्रोबायोम कैसे। दूसरी बात, इसका माइक्रोबायोम नष्ट करने का एक और बहुत बड़ा कारण है मानव जाति ने अपनाया हुआ है, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड। ये जो होटलों में, बाजारों में जो लाइन लगी हुई है, नए नए जॉइंट्स खोल रहे हैं, नए नए चीजें मिल रही हैं, जो इनमें जो एडिटिव्स हैं, इनमें जो आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब के सब माइक्रोबायोम को नष्ट पहुंचा रहे हैं, नाश कर रहे हैं। यही कारण हो सकता है, एक कारण जो मेरी बुद्धि सोच पा रही है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये जो वेस्ट में यूरोप, अमेरिका आदि देशों में इतना ज्यादा इस वायरस से जो नुकसान हो रहा है, शायद इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनका माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा इन भोजनों की वजह से, फास्ट फूड और अत्यधिक नॉनवेज के प्रयोग आदि से, रेड मीट आदि से, शायद उनका माइक्रोबायोम कॉम्प्रोमाइज्ड है, डिसबैलेंस्ड है। और ये खूब पेपर्स में आ चुका है, रिसर्च पेपर्स में। ये देखिए, द कॉमन्सल माइक्रोबायोटा इन वायरल इन्फेक्शन, ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। एक दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये माइक्रोबायोम का, इसका जर्नल क्या है, फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी, 2019 का पेपर है, रिसेंट पेपर है। और पेपर भी क्या है, फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी, कॉमन्सल माइक्रोबायोटा इन वायरल इन्फेक्शन। इस पेपर में साफ लिखा है कि जब हमारे को कोई वायरस अटैक करता है, इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस पर काफी रिसर्च है, नया जो वायरस अभी चल रहा है इस पर तो अभी नहीं हो, ये समय लगेगा, बट औरों पर है। और ये इसमें लिखा है कि जब भी वायरस इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोबायोटा का, माइक्रोबायोम जो हमारा है उसका और वायरस का आपस में संघर्ष होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है। तो यदि हमारा माइक्रोबायोम हेल्दी है तो हम इस वायरस से या और भी किसी वायरस से या और विषाणु कीटाणुओं से बेहतर लड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये तो नुकसान पहुंचाते हैं, फास्ट फूड और एक्सेसिव यूज ऑफ रेड मीट आदि। तो फायदा किससे होता है? फायदा दो तरह की डाइट से होता है माइक्रोबायोम को, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स वो खाद्य पदार्थ हैं, यदि हम भोजन में लेते हैं तो वो हमारे बैक्टीरिया जो हमारे इसमें है, गट बोलते हैं इसे हम लोग, इंटेस्टाइन को कॉमन लैंग्वेज में गट फ्लोरा, गट फ्लोरा एक कॉमन टर्म है, यानी इंटेस्टाइन के जो हमारे ये बैक्टीरिया हैं, इनको पुष्ट करते हैं क्या चीजें? प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक मतलब वो भोजन जो इनको बढ़ाते हैं। वो क्या है? रेशेदार भोजन, जिनमें फाइबर है, जिनमें सेलुलोज है। वो किन में है? होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। वही बात आ गई, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स वगैरह, ये सारी चीजें जितनी हमने अभी शुरू में गिनी थी, ये सब में ऐसे होते हैं फाइबर आदि जो हमारे गट फ्लोरा को बढ़ाते हैं। तो वो तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो वेस्टर्न फूड मैं कहूं अगर मोटे टर्म में। और हमारा ट्रेडिशनल फूड, हम अपने इंडिया की अगर बात करें, हमारा ट्रेडिशनल भारतीय भोजन, वेजिटेरियन भोजन है, वो कुल मिला के प्रीबायोटिक भी है और प्रोबायोटिक भी है। वो कैसे? प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक है वो बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे भोजन में है और अंदर जाके उन बैक्टीरिया के साथ मिलके जो पेट में है, इंटेस्टाइन में है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। तो दही है, मट्ठा है और जो फर्मेंटेड फूड्स हैं जिनमें थोड़ा फर्मेंटेशन, जैसे इडली है, डोसा है, कुछ तरह के अचार भी हो सकते हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि यदि हम अपना ट्रेडिशनल भारतीय भोजन लेते रहें जो हमारे पूर्वज खाते थे, तो हमारा माइक्रोबायोम हेल्दी रहेगा, हमें सारे मिनरल्स, प्रोटीन भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो ये तो हो गई भोजन की बात, पॉइंट 2। दूसरा पॉइंट है स्लीप, इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ सीधे। ऐसा पाया गया है, इसका जिक्र दीपक चोपड़ा साहब ने भी किया है, मैं उनका भी आर्टिकल आपको दिखाऊंगा। वो भी महान डॉक्टर हैं, दीपक चोपड़ा, विश्व प्रसिद्ध। उन्होंने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा है, लिख रहे हैं आजकल खूब।
वो भी कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, स्लीप मेडिसिन, एक बड़ा मशहूर जर्नल है स्लीप मेडिसिन, और आप देखिए ये 2013 का पब्लिकेशन है, इंपैक्ट ऑफ पार्शियल स्लीप डेप्रिवेशन ऑन इम्यून मार्कर्स। यानी कि यदि हम थोड़ा भी कंप्रोमाइज करते हैं नींद में तो उसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। और दोनों इंपॉर्टेंट है, कितना देर सो रहे हैं वो भी, और कितनी क्वालिटी है। यानी अगर हम बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं किसी भी बात को लेकर या आजकल की परिस्थिति को लेकर, सो नहीं पा रहे हैं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को गिरा रहे हैं और हम और ज्यादा अपने को इस चीज के लिए एक तरह से ससेप्टेबल बना रहे हैं। तो नींद लेना जरूरी है, प्रॉपर नींद। हर एक का अपना अपना है, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे। और एक और बात मैं बताऊं यहां पर, सर्केडियन रिदम, यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, उसको भी फॉलो करना चाहिए। यानी कोई 8 घंटे की नींद ले रहा है, 12 बजे सो के और 8 बजे उठ रहा है, उसको लाभ नहीं होगा इतना जो 10 बजे सो के 6 बजे उठेगा। तो ये सर्केडियन रिदम की बात आ रही है। यहां मैं फिर कहूंगा, आयुर्वेद में हजारों साल से कहा जा रहा है कि हम प्रकृति का ही हिस्सा है, वी आर द एक्सटेंशन ऑफ नेचर। जैसा नेचर में हो रहा है वैसे ही हमारे अंदर अगर हम तालमेल रखेंगे तो हमारी हेल्थ बेटर रहेगी। ये आयुर्वेद में था, अब वही मॉडर्न मेडिसिन में आ रहा है। सर्केडियन रिदम, उसी को फॉलो करिए, नेचर के उस चीज को। अपनी बहुत अकल नहीं लगानी चाहिए हमें कि भाई देर से सो रहे हैं और फिर रात में काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। कुछ दिनों के लिए ठीक है, बट ये गड़बड़ है, और विशेष रूप से आजकल के दिनों में। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, 2-3 ही मैं लाया हूं। स्लीप एंड इम्यून फंक्शन, ये देखिए, यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी 2012 का पेपर है, रिव्यू आर्टिकल है, स्लीप एंड इम्यून फंक्शन। सीधा लिखा है इसमें कि स्लीप से इम्यूनिटी का गहरा संबंध है। तो ये जो है मैंने आपको कुछ दिखाए पेपर्स। अब तो स्लीप की बात हो गई, ठीक। तीसरा जो बिंदु मैंने बताया था वो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, पसीना निकालना, काम करके थकना। और आजकल साथियों, जो हम लोग सब घर के मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोई पोछा लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई जो है बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, तो ये जो मेहनत हो रही है ये कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका मैं प्रमाण देता हूं, द कंपेलिंग लिंक बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी इन बॉडीज डिफेंस सिस्टम। ये जो है साइंस डायरेक्ट एल्सेवियर का जर्नल है, उसमें छपा हुआ है, 2019 का रिसेंट पेपर है। ये देखिए, कंपेलिंग लिंक बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड बॉडीज डिफेंस सिस्टम। सीधा कंपेलिंग मतलब कि प्रमाण है पूरा जबरदस्त। तो इसलिए पसीना निकालना, काम करके थकना, अपने को एग्जॉस्ट करना फिजिकली, कम से कम दिन में एक बार, एग्जॉस्ट नहीं कहूंगा, मतलब कहना चाहिए पसीना निकालना, तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इसके इतना रिसर्च हो गया है इस पे कि एक टर्म बन गई है, एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी। एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी एक नई धारा बन गई है विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, इतना इस पे काम हो चुका है। तो ये और भी हैं, फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट शेप द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग एजिंग। जो ये बात हो रही है बार बार कि साहब 60 के ऊपर जो है खतरा ज्यादा है, ठीक है, मैं भी 60 के ऊपर हूं, बट इसमें इस आर्टिकल में ये कहा है यदि 60 के ऊपर वाले भी अपनी डाइट को ठीक रखेंगे और अपनी एक्सरसाइज को बनाए रखेंगे तो उनका इम्यूनिटी का जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो कुछ हद तक, काफी हद तक रुक सकता है। तो इसलिए घबराने से काम नहीं चलेगा, ये करनी पड़ेंगी चीजें, हमें एफर्ट करना होगा। तो ये तो हो गई आपकी ये 3 बिंदु। अब जो चौथा बिंदु है वो सबसे, मैंने कहा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस पर ज्यादा बात नहीं होती और है बड़ा महत्वपूर्ण। वो है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी मानसिक अवस्था और हमारी इम्यूनिटी, इसका गहरा संबंध है। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण की पुस्तक है
हु गेट सिक, हु गेट सिक, ब्लैक जस्टिस। ये बुकिनार में इस चैनल पे सात्विक होलिस्टिक हेल्थ पे इसका बुकिनार बहुत अच्छे से किया हुआ है मैंने, पूरा डिटेल्स इसमें है, आप देख सकते हैं। इसमें एक चैप्टर है साथियों, आवर इन्फ्लुएंस ओवर इन्फेक्शंस, आवर इन्फ्लुएंस ओवर इन्फेक्शंस। ब्लैक जस्टिस कह रहे हैं only a fraction of those infected with a pathogen become ill and psychological factors may play a major role in determining who gets and does not get sick। ये बात सही है, इवन आजकल भी सही है। अगर हम कोरोना वायरस को ही देखें तो सेकेंडरी अटैक रेट करीब 14% है, यानी कि अगर 100 लोग रह रहे हैं एक घर में ही साथ में, तो उनमें से 14 को होने की संभावना है। वो संभावना बड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा ये छोटी है, तो सार्स से तो बड़ी है, मगर मीजल्स और चिकन पॉक्स जिनका सेकेंडरी अटैक रेट 80% से ऊपर है, उससे तो कम है फिर भी। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उसी घर में रहते हुए जो उस वायरस से बच जाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा, तो इम्यूनिटी आ जाती है। मगर उस इम्यूनिटी में भी एक कारक बता रहे हैं ये psychological factor measure। I have come to tentative conclusion that there is an immunosuppression prone personality। immunosuppression prone personality एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ पर्सनालिटीज होती हैं अपने, उनके कारण उनके अंदर ज्यादा इम्यूनो कंप्रोमाइज ज्यादा होता है। Many people will AIDS virus with AIDS virus never manifest the symptoms। It may well be that emotions, attitude, beliefs and lifestyle are contributing। तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इन्होंने एक स्टडी दी है इसमें शुरू में ही, बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में स्टूडेंट्स को कंपेयर किया गया जो बार बार जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता था, सर्दी जुकाम खांसी आदि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह होता था, और कंपेयर किया उनसे जिन्हें बहुत कम होता था। तो उसमें पाया गया जिनको बार बार होता था वो थे जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स जो मानते थे अपनी लाइफ में, किसी वजह से अपने से हताश थे, निराश थे। इसी तरह की और भी स्टडीज इन्होंने दी हैं इसमें। लो मूड्स एंड हर्पीज, हर्पीज एक बड़ा वायरस इन्फेक्शन है, उसमें भी कह रहे हैं कि मूड से उसका रिलेशन पाया गया। लोनलीनेस एंड डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, ये बहुत बड़ा बिंदु है कहते हैं। अब आजकल इस जमाने में लॉकडाउन के लोनलीनेस आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो हमें रखनी है, बट अपनों से, मित्रों से बातचीत करना वो ऑन रखना है, क्योंकि ऐसी स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं, इसमें दी है इन्होंने। और जो ये आर्टिकल है जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था इनका, अपने डीन ऑर्निश साहब का, उसमें भी इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है साफ साफ कि जो शेल्डन कोहेन की स्टडी है और जामा में छपी हुई है, जामा मतलब जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एक शेल्डन कोहेन नाम के रिसर्चर हुए हैं, उन्होंने वायरसेस को बाकायदा उनको उनकी ड्रॉप्स उसमें वो लेके उनको नाक में उनको दिया कोल्ड वायरसेस को, और देखा कि जिन लोगों में पुअर सोशल कनेक्टिविटी थी, जिनके मित्रों से, सगे संबंधियों से नहीं वो थे आत्मीय रिश्ते, उनमें ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ कोल्ड और इन्फेक्शन बनिस्पत उनके जिनके की अच्छा, जिनके संबंध अच्छे थे, मधुर थे। अब बाय द वे आपको बता दूं, कोरोना वायरस का एक कम खतरनाक भाई बंधु कोल्ड वायरस में भी एक कोरोना वायरस होता है। कोल्ड वायरस के बहुत सारे वायरस हैं, उनमें से एक वायरस कोरोना है, मगर वो कोल्ड ही करके रह जाता है। तो उसमें ये स्टडी हो चुकी है लोनलीनेस पर। इसी तरह से शेल्डन कोहेन की एक और स्टडी है, इन्होंने कोट की है डीन ऑर्निश साहब ने, जिसमें उन्होंने ये वायरस इंक्लूडिंग कोरोना, कोल्ड वायरस वाला कोरोना, उनको नाक में डाला, उनके सुंघाया, उनको ड्रिप करा, और ये पाया कि जो स्ट्रेस में ज्यादा थे वॉलंटियर्स करते हैं ये काम, जो स्ट्रेस में थे, जितना ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था
उतना वो वायरस, जो कोल्ड वायरसेस थे अलग अलग तरह के, उन्होंने उतना ही उसमें सिम्टम किए, उतना ही कोल्ड इन्फेक्शन हुआ। जो जितने कम स्ट्रेस थे उनको उतना कम कोल्ड वायरसेस ने, जिसमें एक इस वाले कोरोना वायरस का भाई बंधु है हल्के वाला, उतना ही कम उसको हुआ। यानी जितना हम स्ट्रेस में होंगे, जितना हम परेशान होंगे, डरे होंगे, घबराए होंगे, उतना ही हमारी इम्यूनिटी कम होती है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो ये मैंने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा रेफर करूंगा दीपक चोपड़ा साहब को, जो अपना आर्टिकल इन्होंने इंटरनेट पे दिया हुआ है, द वायरस कैन गिव यू लाइफ मोर मीनिंग। चोपड़ा सेंटर की तरफ से आर्टिकल छपा है, अभी हाल फिलहाल में 3 तारीख का है, 27/3/2020 का। तो ज्यादा पुराना नहीं है, बट इसी से रिलेटेड है। कहते हैं, बैड थिंग्स हैपन टू एवरीवन, इन ऑल ऑफ अस द हीलिंग रिस्पॉन्स इज नेचुरल, इनेट एंड पावरफुल। दीपक चोपड़ा भी साधारण डॉक्टर नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है, एम्स से हमारे इन्होंने किया था। मोर देन इम्यून सिस्टम इज इन्वॉल्व, हीलिंग इज ए माइंड बॉडी प्रोसेस। इफ यू आर सैड, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंशियस, हेल्पलेस, होपलेस, पैनिकी और फील आउट ऑफ कंट्रोल, एवरी सेल इन बॉडी गेट्स दैट मैसेज। यानी जब हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो हमारी सारी सेल्स इंक्लूडिंग इम्यून सेल्स भी घबराई हुई हैं इन ए वे, तो वो भी कम फंक्शन करेंगी। तो उसका सॉल्यूशन भी लिखते हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन, देयरफॉर डू एवरीथिंग यू कैन टू सेंड ए पॉजिटिव मैसेज। वी हैव ऑलरेडी मेंशन मेडिटेशन विच हैज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इन रिस्टोरिंग माइंड बॉडी बैलेंस। ये मेडिटेशन को बहुत बल देते हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जो भी पद्धति से आप करते हो। और वो कहते हैं इससे क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव चीजें हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ये दूर हो जाएंगी। आप कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे, अपने इनर कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ोगे। यही बात ये अपनी पुस्तक में भी कह रहे हैं। अभी इनकी बहुत अच्छी पुस्तक आई है, पढ़ने लायक, द हीलिंग सेल्फ, सुपरचार्ज योर इम्यून सिस्टम एंड स्टे वेल फॉर लाइफ। रुडोल्फ ई टेंजी, ये भी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी है हार्वर्ड में, और दीपक चोपड़ा है। इन दोनों ने मिलकर किताब लिखी है द हीलिंग सेल्फ, सुपरचार्ज और इम्यूनिटी। यहां भी ये बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं, उनमें एक माइक्रोबायोम का भी इन्होंने जिक्र किया है, बहुत सी चीजों का किया है, बट माइंड का मेनली इन्होंने जिक्र किया। ये कहते हैं इम्यूनिटी को माइंड से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि इम्यूनिटी एक सेंसिटिव चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसमें मेंटल थिंकिंग का उसका बहुत रोल है। तो ये बात मैंने आपको बताई। और इसके अलावा एक और आर्टिकल मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये भी बहुत बड़े आदमी हैं, वो है हमारे एंड्रयू व्हील। एंड्रयू व्हील मेरी दृष्टि में, अगर मैं अपनी शब्दों में कहूं तो, भीष्म पितामह है इंटीग्रेटेड मेडिसिन और होलिस्टिक का अमेरिका में और वेस्ट में। एंड्रयू व्हील, इन्होंने लाइस एल्सलर और औरों के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा है एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर एक एल्जेवियर का बड़ा महत्वपूर्ण जर्नल है, और ये अभी हाल फिलहाल में ही छपा है। और ये कह रहे हैं 2020 का ही है। ये कहते हैं कि भाई हालांकि अभी जो वायरस चल रहा है, इसके अगेंस्ट इंटीग्रेटिव अप्रोचेस का और उसका जो इनके जिसके लिए ये जाने जाते हैं, उसका हमने डायरेक्ट उसका नहीं किया है ट्रायल, मगर ये कहते हैं कि उनसे मिलते जुलते जो वायरस हैं जो अभी चल रहा है उससे, या और वायरसेस हैं जो और एक्सपीरियंसेस, उसके आधार पे ये कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि ये चीजें मददगार हैं। ये भी वही कह रहे हैं, एडिक्वेट स्लीप जो हमने कहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, दिखते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डिसरप्ट्स इम्यून रेगुलेशन एंड स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। और इस वायरस में साइटोकाइन स्टॉर्म एक बहुत बड़ा एक कारण है सीरियस होने का। साइटोकाइन स्टॉर्म जो एक साइटोकाइन एक चीज है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है पूरे शरीर में, ये कहते हैं उससे भी एसोसिएटेड है। एक्यूट स्ट्रेस इन माइस इंक्रीजेज, वो दिखे हैं उन्होंने, साइटोकाइंस कौन कौन से बढ़ जाते हैं। और वेरियस माइंडफुल टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, गाइडिंग इमेजरी, रिड्यूस द स्ट्रेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मैं ध्यान आया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में काम चल रहा है पूरी दुनिया में, और अगर हम भारत की उसकी बात करें तो प्राणायाम एक विशिष्ट पद्धति है, भारतीय ऋषियों की देन है, और बहुत सारी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि प्राणायाम से हमारी लंग फंक्शन इंप्रूव होते हैं, हमारी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, तो कहीं ना कहीं लंग्स के लेवल पे इम्यूनिटी भी जरूर बढ़ती होगी। एक छोटा प्रमाण मुझे मिला इसका, द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेथ होल्डिंग। ये नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च की है। होल्डिंग योर ब्रेथ कैन नॉट ओनली चेंज द जेनेटिक एक्टिविटी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स बट ऑल्सो अपीयर टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द ब्लड सेल्स टू हेल्प फाइट डिजीजेस। यानी कि अगर हम ब्रेथ होल्ड करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं सांस को, जैसा प्राणायाम में कई में है कई में नहीं है, तो कहते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो इम्यून के हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे प्रहरी हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी जेनेटिक एक्सप्रेशन में भी चेंज आता है और उनकी क्षमता में भी चेंज आता है। तो ये प्राणायाम भी मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है बाकी चीजों के साथ में। तो ये हमने कुछ चीजें डिस्कस करी, ये 4 बिंदु मैंने आपसे डिस्कस किए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात से मैं कंक्लूड करूंगा कि हम जो बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, हम में से कई लोग, उनके लिए जो घबराहट को कम करने का है, वो करने का है, एक पर्सपेक्टिव भी चेंज होना चाहिए, एक दृष्टिकोण में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है, इट इज ए पेंडेमिक बट टीबी एंड डायरिया किल मैनी मोर। ये बताते हैं इंडिया में ही 2000 लोग डायरिया से मरते हैं, विशेष रूप से बच्चे, हर दिन। आप हिसाब लगाइए, टीबी से 1200 लोग मरते हैं हर दिन, तो कितने लोग मर चुके होंगे अभी 2-3 महीनों में। हार्ट डिजीज से 26,000 लोग मरते हैं हर दिन विश्व में, वर्ल्ड में, तो 26,000 हर दिन हिसाब लगाइए। और 16,000 मरते हैं स्ट्रोक से, यानी फालिज से। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इनको देखते हुए हम इस बीमारी को इग्नोर करें, ऐसा नहीं है, बट इसको इतना घबराएं भी ना, इससे डरे ना, प्रिकॉशन लें, पूरा पालन करें। जो भी मार्ग निर्देशन आ रहे हैं, सरकार से आ रहे हैं या डॉक्टर से आ रहे हैं, जिससे भी आ रहे हैं, उनको फॉलो करें। बट घबराने से नहीं काम चलेगा, घबराने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसको कहते हैं डोंट बी फियरफुल, बी केयरफुल एंड चीयरफुल। और एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो उस हायर पावर में या ईश्वरीय शक्ति में, चाहे उसे भगवान कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जीसस कहें, वाहेगुरु कहें, बुद्धा कहें, जो भी कहें, अगर उसमें विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए एक बात मैं आपके सामने अंत में कहना चाहता हूं। और ये बात एक साधारण व्यक्ति की नहीं है, असाधारण एक महिला हुई हैं जिनको हम मदर नाम से पुकारते हैं। ये उनकी पुस्तक है अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी की, हेल्थ, फूड एंड हीलिंग इन योगा, सेक्शंस फ्रॉम द राइटिंग्स एंड टॉक्स ऑफ द मदर। द मदर कौन है? द मदर ये है महिला, महान स्पिरिचुअल विभूति, महर्षि अरविंद की पट शिष्या थी, उन्होंने ही संभाला सारा आश्रम का काम। वो इस पुस्तक में एक ऐसी बात कह रही हैं, और ये पुस्तक भी मुझे एक बहुत महान ऋषि तुल्य महापुरुष ने दी थी वर्षों पहले, आज से 30-40 साल पहले पढ़ने को, और मुझे इस समय उसकी रेलेवेंस और ज्यादा समझ में आ रही है कि क्यों दी गई थी। इसमें किसी ने प्रश्न पूछा, बट आर नॉट इलनेसेस समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड नॉट ए पार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ योगा। इनके आश्रम में चर्चा चल रही होगी, तो नेचुरली ये जो डिस्कशन है ये साधकों के लिए है, जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स है उनके लिए चल रहा था, सबके लिए नहीं चल रहा था। बट जवाब इसका पढ़ने लायक है। ये कहती हैं कि ये जो अचानक से जो बीमार हो जाते हैं किसी भी माइक्रोब, कहते हैं कि चारों तरफ हमारे रहते हैं करोड़ों बैक्टीरिया, करोड़ों माइक्रोब्स हमेशा रहते हैं, पहले से भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, बट हम अचानक कैसे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें ये कहती हैं
बट फ्रॉम वेयर दिस डिप्रेशन कम्स, ये जो हमारी डिफेंस में जो डिप्रेशन आता है, हमारी वाइटल एनर्जी में डिफरेंस आता है, वो कहां से आता है डिप्रेशन? ये कहती हैं इट कम्स फ्रॉम द डिसहार्मोनी इन द बीइंग, फ्रॉम द लैक ऑफ रिसेप्टिविटी टू डिवाइन फोर्सेस। उस डिवाइन फोर्सेस के लिए जो हायर डायमेंशन से आ रही हैं, ईश्वरीय शक्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ईश्वरीय प्रकाश, उससे डिसहार्मनी, ये कहती हैं व्हेन वी कट योरसेल्फ फ्रॉम द एनर्जी एंड लाइट दैट सस्टेन्स यू देन देयर इज दिस डिप्रेशन। जब हम उस प्रकाश से, उस एनर्जी से कट जाते हैं, एक डिप आता है हमारी डिफेंस सिस्टम में। देयर इज क्रिएटेड व्हाट मेडिकल साइंस कॉल फेवरेबल ग्राउंड, कि इसको मेडिकल साइंस कहती है फेवरेबल ग्राउंड। आपको मैं यहां बताना चाहूं, लुईस पास्चर ने दी थी ये जर्म थ्योरी, जिसके आधार पर यह माना जाता था, अब भी माना जाता है कि केवल कीटाणु या जीवाणु ही रोग का कारण होते हैं। मगर अपनी डेथ बेड पर, पूरे जिंदगी वो लड़ते रहे इस चीज के लिए, बट डेथ बेड पर उन्होंने कहा सीड इज नथिंग, सॉइल इज एवरीथिंग। यानी कीटाणु तो होता है, जीवाणु तो होता है, बट जो सॉइल है, जो माइंड बॉडी सिस्टम है, और उसमें उन्होंने कहा था हाउ वी रिएक्ट टू द सर्कमस्टांसेस डिसाइड्स इन ए बिग वे हु विल गेट द डिजीज। ये लुईस पास्चर के शब्द है। तो यहां मैं बता रहा हूं, वही कह रही है ये, देयर इज क्रिएटेड व्हाट मेडिकल साइंस कॉल्स फेवरेबल ग्राउंड एंड समथिंग दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ इट। इट इज डाउट, ग्लूमिनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ए सेल्फिश टर्निंग बैक अपॉन योरसेल्फ दैट कट्स यू ऑफ फ्रॉम द लाइट एंड डिवाइन एनर्जी एंड गिव्स द अटैक दिस एडवांटेज। It is this that is the cause of your falling ill and not microbes. कहती ये जो शंका, भय, निराशा, आत्मशक्ति का अभाव, इसकी वजह से हमारा वो उस डिवाइन, उससे जो कनेक्शन कट जाता है, हो जाता है डिवाइन एनर्जी से, उसकी वजह से हम प्रमुखतः बीमार पड़ते हैं, ना कि केवल माइक्रोब से। मैं फिर वही बात कहता हूं, ये बिंदु जो मैंने बताया लास्ट में, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो उस ईश्वरीय चेतना में, शक्ति में विश्वास करते हैं, जो किसी रूप में अपने जीवन में इस तरफ चल रहे हैं। बाकी जनरल इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते। मगर जो, फिर मैं वापस वहीं से लाता हूं कि जो बातें बताई हैं, जो प्रिकॉशन लेने हैं, वो सबको ही लेने चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल उसमें चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। हर एक को हाथ धोने हैं, हर एक को सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हर एक को ये सब प्रिकॉशन लेने की वायरस हमसे दूर रहे। मगर दूसरा पार्ट जो डीन और निश के आर्टिकल से शुरू किया था, वो भी ध्यान देने लोग हैं कि वायरस अगर किसी वजह से आ भी जाता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशन आ ही जाता है कई बार, तो क्या करें? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। और वही 4 बिंदु, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर ड्यूरेशन में और सही टाइम फ्रेम में। तीसरा, आपका एक्सरसाइज जरूर करें, अपने को फिट रखें, अपने पसीना जरूर निकालें, एक बार इतना श्रम करें, चाहे वो घर के काम से, चाहे डंड बैठक लगा के, जैसे भी जिसको जो सूट करे। यहां मैं बाय द वे बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज के बारे में और उसके बारे में आजकल अलग अलग टीवी चैनल्स पे खूब बताया जा रहा है। और एक हमारे विश्व प्रसिद्ध जो योगी हैं भारत के, बाबा रामदेव, वो भी खूब बता रहे हैं। तो और भी जिसका जिसमें जहां श्रद्धा हो, कोई जरूरी नहीं है उन्हीं का, जिसका भी हो वो करें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, निराशा, हताशा, डिप्रेशन, ये सबसे बचें, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो सकती है। यानी कि हम जितना डर रहे हैं, जितना घबरा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी उतनी कम हो रही है और हम उतना ही ज्यादा। और ये केवल एक ही बीमारी थोड़ी है, ये सारी चीजें, डिप्रेशन, निराशा वगैरह, या भोजन फास्ट फूड ना लेना, या एक्सरसाइज ना करना, यही तो हार्ट अटैक के भी मुख्य कारण है, यही तो ब्लड प्रेशर के भी मुख्य कारण है, यही तो फालिज के मुख्य कारण है। यानी कि यदि हम इन 4 चीजों का ध्यान रखें तो हम केवल आज की बीमारी से नहीं बच रहे, हम बाकी जो और भी बड़े कारण है, और भी ज्यादा मैंने बताया कि जो कॉमन कारण है, हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ये इन सब से भी तो बच रहे हैं। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और सारे मापदंडों को पालन करते हुए, अपने में विश्वास करते हुए और उस ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते हुए, जिसके इशारे से, जिसके मैं ये एक
स्पिरिचुअल वे में बात कर रहा हूं कि जिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से पूरी ब्रह्मांड चल रहा है, मैक्स प्लांक जो क्वांटम फिजिक्स के जनक कहे जाते हैं, महान नोबेल प्राइज, वो कहते थे देयर इज कॉन्शियसनेस इन एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल, देयर इज नथिंग विच कैन बी अवे फ्रॉम कॉन्शियसनेस। तो मॉडर्न उसमें भी मानते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में भी स्पिरिचुअल डायमेंशन की बहुत जबरदस्त जो है उसकी पहचान हो रही है। WHO तक ने माना है कि हाँ स्पिरिचुअल डायमेंशन की जरूरत होती है, उनका रिजोल्यूशन है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। तो अपने में विश्वास रखें, सारे पालन करें, जो भी मापदंड है, जो भी निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं सरकार के, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें और अपनी विश्वास को स्ट्रांग रखें। तो मैं समझता हूं इस क्राइसिस से हम भी निकलेंगे और हम अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को, सगे संबंधियों को, औरों को भी निकलने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।